नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है द्रव्य की अवस्थाएं या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर। दोस्तों बता दें कि यह वीडियो नंबर 5 है और इसके पहले लगभग 4 वीडियो गई हुई है, जिसमें हम लोग शुरू से ही बात किए हैं कि द्रव्य क्या होता है, द्रव्य की संरचना और संगठन क्या होता है और द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं, द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन किस तरह से होता है, चाहे हिमांक हो, चाहे गलनांक हो, चाहे वाष्पन हो, चाहे ऊर्ध्वपातनांक हो। ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये भी पढ़े हैं कि गैसीय अवस्था क्या होती है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं, सॉलिड कितने तरह का होता है, कितने टाइप्स का होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अर्ध ठोस क्या होता है, आदर्श तरल या फ्लूइड क्या होते हैं, आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं, रियल फ्लूइड में क्या डिफरेंस होता है। और दोस्तों उसके बाद पढ़े हैं गैसीय अवस्था, उसके बाद पढ़े हैं प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था और उसके बाद पढ़े हैं बोस आइंस्टीन पदार्थ की 5वीं अवस्था। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं, आज सबसे इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे गैसीय नियम के पैरामीटर्स या फिर प्राचल कहते हैं, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे उसमें क्या क्या, ताप, दाब और आयतन। दोस्तों बता दें यह पढ़ना क्यों जरूरी है आपके लिए। देखिए, चाहे आप बायल्स का नियम पढ़ लें, चाहे आप चार्ल्स का नियम पढ़ लें, चाहे आप आदर्श गैस समीकरण पढ़ लें, चाहे आप ग्राहम का विसरण नियम पढ़ लें या डाल्टन का आंशिक दाब नियम पढ़ लें, उन सभी में बार बार आपको सुनने को मिलता है कि स्थिर ताप पर, स्थिर दाब पर। और इतना ही नहीं, जब आप इनसे संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हैं तो उसमें आपको क्या क्या देता है, तापमान दे देगा, कहीं परम ताप की बात करेगा, कहीं आपको आयतन की बात करेगा, कहीं दाब की बात करेगा, कहीं आपसे दाब स्थिर करने की बात करेगा, कहीं आपसे ताप स्थिर करने की बात करेगा, कहीं आपको ताप को दिया रहेगा डिग्री सेंटीग्रेड में, कहीं तापमान को केल्विन में दिया रहेगा, कहीं तापमान को फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा, कहीं आयतन को डेसीमीटर क्यूब में दिया रहेगा, मतलब घन डेसीमीटर में, घन सेंटीमीटर में। तो आखिरकार ये सब क्या है, उन्हीं चीजों को हम इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों देखिए, आज की टॉपिक है तापमान क्या होता है, ये सभी मात्रक है तो इनमें क्या रिलेशन होता है, तापमान को कब फ़ारेनहाइट में रखना है, कब तापमान को केल्विन में करना है, परम ताप क्या होता है, परम ताप का मान कितना होता है, इस वीडियो में हम इसको समझेंगे। आगे देखेंगे कि दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, बैरोमेट्रिक दाब क्या होता है, एक वायुमंडलीय दाब और किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में क्या रिलेशन होता है, पास्कल क्या होता है, किलो पास्कल क्या होता है, किलो का मतलब क्या होता है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और दोस्तों बात करेंगे हम लोग मैनोमीटर क्या होता है, और मैनोमीटर के बाद एक आता है पीजोमीटर। आप शायद नाम नहीं सुने होंगे, नाम मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। और पीजोमीटर भी हम लोग बात करेंगे, पीजोमीटर क्या होता है। आगे देखिए, आयतन की बात करेंगे, आयतन को कब घन मीटर में लेते हैं, कब घन डेसीमीटर में लेते हैं, कब घन सेंटीमीटर में लेते हैं, कब घन मिलीमीटर में लेते हैं। ठीक है। आयतन की ये सभी मात्रक होते हैं तो कहाँ कहाँ इनका यूज करते हैं, और आयतन को सिंपली किस में लिया जाता है। ठीक है। तो इन सब सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम पास के शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो तापमान है, अगर इसकी आप बात करेंगे तो यह एक मूल राशि है। ठीक है। तापमान आप भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं कि मूल राशियां, मूल मात्रक, तो आपको तापमान भी मिलता है जिसको आप लोग मूल मात्रक में नापते हैं। मूल मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, द्रव्य की अवस्थाएं। अब द्रव्य की अवस्थाओं में इनकी जरूरत कब पड़ेगी, जब आप गैसीय अवस्था पढ़ेंगे। और गैसीय अवस्था में कब इनकी जरूरत पड़ेगी, जब आप गैसीय नियम पढ़ेंगे। कितने तरह के गैसीय नियम आप पढ़ते हैं, तो बायल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, आदर्श गैस समीकरण, डाल्टन का आंशिक दाब नियम, गैलुसैक का नियम, अवोगैड्रो का नियम, और फिर उसके बाद पढ़ते हैं ग्राहम का विसरण नियम। तो उन सभी चीजों के लिए इनकी आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए बात करते हैं कि तापमान को सिंपली इस लेसन में कहीं भी अगर कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें तापमान को हम किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे। तापमान क्या है, तापमान एक प्रकार की मूल राशि है। राशियां क्या होती हैं, भौतिक विज्ञान में जिनको नापने की आवश्यकता होती है उन सभी को हम लोग राशियां कहते हैं। राशियां 3 तरह की होती हैं, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और एक पूरक राशियां होती हैं, जिसमें हम रेडियन, स्टेयर, रेडियन पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि तापमान किस प्रकार की राशि है, तो मूल राशि है। अब देखिए तापमान को व्यवहारिक तरीके से अगर देखें तो क्या होता है, हमारे आसपास की जितनी भी चीजें होती है ना, उनकी गर्माहट कितनी होती है, ठीक है, उसको हम तापमान कह सकते हैं। मतलब जैसे आदमी कितना गर्म होता है, मतलब ऐसे तो नहीं कहेंगे, गलत हो गया, ऐसे कहेंगे कि मनुष्य का जो टेम्परेचर है ना, वो किसके हिसाब से होता है, वो ब्लड के हिसाब से होता है। मनुष्य के शरीर में ब्लड है, ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है,
तो यह आपसे बार बार पूछा जाता है, कभी पूछ लेता है फ़ारेनहाइट में बताइए, कभी पूछ लेता है केल्विन में बताइए, कभी पूछ लेता है डिग्री सेंटीग्रेड में बताइए। तो जनरली आप मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर या फिर ब्लड का टेम्परेचर दो चीज़ों में बताते हैं। जैसे आप बता देते हैं कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर कहते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट बोलते हैं, लेकिन आप कभी केल्विन में नहीं बोलते हैं। दोस्तों यही जो डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू होती है ना, इसमें 273 ऐड कर देंगे तो जो भी आएगा आपका 310 शायद आएगा, जो भी आएगा वो केल्विन में आ जाएगा। दोस्तों इस पूरे चैप्टर में जब भी आप कहीं टेम्परेचर की बात करेंगे तो आप हमेशा किस में नापेंगे टेम्परेचर को? केल्विन में नापते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि परम ताप या फिर तापमान का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। लेकिन यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड भी आप देख रहे हैं, इसको डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं, इनको फ़ारेनहाइट भी कहते हैं, इनको र्यूमर भी कहते हैं, इनको केल्विन भी कहते हैं। मतलब तापमान को आप चारों चीज़ों में नाप सकते हैं, चारों मात्रकों में नाप सकते हैं। ये देखिए ये क्रम से ये वैज्ञानिकों के नाम थे, अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग समय पर आए हैं, तो टेम्परेचर नापने का अलग अलग वैज्ञानिक अपने नाम के आधार पर टेम्परेचर को नापने का अलग अलग मात्रक बना दिए हैं। देखिए डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आपको टेम्परेचर दे दिया कभी कभी तो आपसे पूछा जाता है फ़ारेनहाइट में बताइए, ये कहाँ पूछा जाता है, ये आपसे कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। लेकिन इस लेसन में जब भी टेम्परेचर की बात आएगी या न्यूमेरिकल में टेम्परेचर आएगा तब आप उसकी वैल्यू किस में बदल के हमेशा रखेंगे? केल्विन में बदल के रखेंगे, ठीक है। जहाँ कहीं भी बात होगी, न्यूमेरिकल में हो चाहे कहीं भी हो, उसको हमेशा आप केल्विन में बदलने की कोशिश करेंगे। जब भी आपको डिग्री सेंटीग्रेड में मिलेगा तो आप उसमें फटाक से क्या करिए, 273 जोड़ दीजिए। जब आप डिग्री सेंटीग्रेड के वैल्यू में 273 जोड़ देंगे तब जो वैल्यू आएगी वो केल्विन में आ जाएगी, ठीक है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड बताएंगे या डिग्री सेल्सियस बताएंगे। फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो आप फ़ारेनहाइट में अगर नहीं मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आपको मालूम है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो यहाँ पर 37 की वैल्यू रखिए और फ़ारेनहाइट में अगर आपको निकालना है तो इसकी वैल्यू रख करके इनसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इन दोनों को छोड़ दीजिए, आपको फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ जाएगी कितनी? 98.6 फ़ारेनहाइट आ जाएगी। अगर दोस्तों आपको उसी तरह से अगर फ़ारेनहाइट में दे दिया और डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ लिया, मतलब अगर आपसे पूछा गया कि 98.6 फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बताइए तो आप यहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख देंगे, उसके बाद इन सभी को छोड़कर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आपको डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से अगर आपको केल्विन में पूछा जाए या र्यूमर में पूछा जाए, जैसे कहा जाए कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड को र्यूमर में बदलिए तो आप इसके जगह पे रख देंगे 37, ठीक है, और 37 इनको हटा देंगे, इनको हटा देंगे, इनकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से इधर और इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप र्यूमर की वैल्यू बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रिलेशन होता है किसके बीच में? टेम्परेचर के जो अलग अलग मात्रक है ना उनके बीच का रिलेशन होता है। आप किसी एक वैल्यू को रख करके दूसरे में जिसमें आपको निकालना है उससे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको मालूम हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात आती है कि टेम्परेचर को जो हम लोग व्यवहारिक तरीके से समझने जा रहे थे, देखिए किसी भी वस्तु के पास जितनी एनर्जी है ना उसके हिसाब से उसका एक टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, गर्माहट होती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? तापमान कहेंगे, ठीक है। मतलब देखिए जैसे मान लीजिए ये रॉड है ना, रॉड है, मैं आपको बताया था कि तापमान में संचरण मतलब उष्मा का संचरण या ताप का संचरण ठोस द्रव गैस में कैसे होता है, ये मैं आपको कहाँ बताया था। देखिए आज की 5वीं वीडियो है ये, इसके पहले 4 वीडियो गई हुई है, उन चारों वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो ये लेसन पूरा शुरू से लेके अंत तक अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये लोहे की छड़ है, इस सिरे को आप पकड़े हैं, इस सिरे को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो तापमान यहाँ का सबसे पहले गर्म होगा और धीरे धीरे यहाँ से जो कण यहाँ के रहेंगे उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, उनका तापमान बढ़ जाएगा। जब यहाँ का कण गर्म हो जाएगा, इसका तापमान बढ़ेगा, तो ये अंदर अंदर क्या करेगा? धीरे धीरे इधर के कण को अपने तापमान को सप्लाई करने लगेगा। अगर ये ठोस पदार्थ रहेगा तो इसमें तापमान का संचरण या ऊष्मा का संचरण किस तरह से होगा? किस तरह से होगा मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, मतलब चालन विधि से होगा। अगर ये ठोस रहेगा तब, अगर ये द्रव रहेगा तो इसमें संवहन विधि से होगा, अगर ये गैस रहेगा इसमें संवहन से भी होगा और विकिरण से होगा। ये सब सारी चीजें हैं। तापमान मतलब हो गया किसी भी वस्तु के अंदर जितनी गर्मी है या जितनी उष्मा है या जितनी वो गर्म हो सकती है वही उसका क्या कहलाता है? तापमान कहलाता है, ठीक है। अब देखिए आपको परम ताप लिखा हुआ है यहाँ से, आपसे कई बार पूछा गया आज तक के पेपर में, मतलब कि आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में या क्लास 11 के बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम नहीं होता ऐसे ही कई बार आपसे पूछा गया परम ताप क्या होता है, ठीक है। तो परम ताप की वैल्यू कितनी होती है? ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि परम ताप का वैल्यू कितना होता है या परम ताप का मान कितना होता है तो आप कहेंगे ओके। ओके मतलब समझिए क्या है ये? ओ मतलब जीरो, जीरो के मतलब केल्विन, 0 केल्विन। अब 0 केल्विन टेम्परेचर को ही आप क्या कहेंगे? परम ताप कहेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर परम ताप को और अगर पूछा जाए कि डिग्री सेंटीग्रेड में बताइए कितना होता है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो दोस्तों आप बोलेंगे -273 डिग्री सेंटीग्रेड।
ताकि अगर आप इसको केल्विन में बदले 273 जोड़ के, तब आपको कितना मिल जाएगा, 0 केल्विन मिल जाएगा। मतलब आपको -273 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, ये क्या है, आपको ये याद रखना है कि ये आपका क्या है, परम ताप का मान है डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर आपसे पूछा जाए कि हमको केल्विन में बताइए, केल्विन में बताइए कितना केल्विन टेम्परेचर को आप परम ताप कहेंगे, तब आप वही कह सकते हैं कि -273 सॉरी केल्विन में अगर पूछा जाएगा तो यही आप बोल देंगे 0 केल्विन टेम्परेचर को आप क्या कहेंगे, परम ताप कहेंगे। ठीक है, इतना याद रखिए दोस्तों। अब जो देखेंगे हम लोग वो दाब है। देखिए दाब, दाब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप जहां भी है ना, आपके चारों ओर जो वायुमंडल है ना, उनमें गैसों का एक दाब लग रहा है, किधर की ओर, जमीन की तरफ या पृथ्वी की सतह की तरफ एक दाब है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायु दाब। मतलब इस दुनिया में जो भी चीजें हैं ना वो वायु दाब से घिरी हुई हैं। ठीक है, उन पर एक तरह का वायुमंडल का दाब लग रहा है, जिसको हम कहेंगे वायु दाब। अब देखिए ये दाब दो तरह का होता है। मतलब एक द्रव में लगने वाला दाब, उसे हम द्रव दाब कहते हैं, और एक गैसों का लगने वाला दाब, जिसे हम गैस दाब या हवा का दाब या वायु दाब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो द्रव का दाब होता है ना, उसको नापा जाता है किससे, जो द्रव का दाब होता है, देखिए द्रव का दाब नापा जाता है मैनोमीटर से। मैनोमीटर से द्रव का दाब नापा जाता है। अब देखिए इसके अंदर एक और मैनोमीटर के बाद एक और युक्ति आती है, उपाय आता है या डिवाइस आती है, जुगाड़ आता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पीजोमीटर। देखिए एक हो गया मैनोमीटर, एक हो गया पीजोमीटर। जो पीजोमीटर होता है उससे द्रव का सामान्य दाब नापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा पीजोमीटर, शायद आप अभी तक ना पढ़े हो तो देखिएगा पीजोमीटर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये द्रव का सामान्य दाब इससे नापा जाता है पीजोमीटर की सहायता से। और जो द्रव का दाब होता है वो जनरली किससे नापा जाता है, तो मैनोमीटर से नापा जाता है। ये मैनोमीटर और भी तरह के मैनोमीटर होते हैं, जैसे डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है, सिंपल मैनोमीटर होता है, अलग अलग तरीके के। तो ये जो मैनोमीटर होता है ना, इससे हम क्या करते हैं, द्रव का दाब नापते हैं। लेकिन दोस्तों मैनोमीटर से वायुमंडल का भी दाब नापा जाता है। अब देखिए बात आती है कि वायु दाब या फिर वायुमंडलीय दाब, जो वायुमंडल का दाब होता है उसको किससे नापा जाता है, तो उसको नापा जाता है बैरोमीटर से। किससे नापा जाता है दोस्तों, बैरोमीटर से। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैरोमीटर क्या है, तो बैरोमीटर एक मशीन है। बैरोमीटर एक मशीन है, आपसे कंपटीशन में बार बार पूछा जाता है, कई बार एसएससी बैंक रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक से गिर जा रहा है, बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक से गिर जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, तो किसका संकेत होता है, तो उसका ये संकेत होता है दोस्तों कि आंधी या तूफान आने वाला है। ठीक है, आंधी या तूफान आने का संकेत होता है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे से नीचे गिर जाता है। ठीक है, अगर ये ऊपर उठता है तो उसी तरह से मौसम साफ होने का इशारा रहता है। ठीक है, हम लोग समझ लेते हैं या मौसम विभाग के अधिकारी समझ लेते हैं कि मौसम साफ होने वाला है। और जब बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे जाता है तो समझ जाते हैं कि आंधी तूफान आने वाला है। 2 दिन पहले ही से न्यूज चैनल और टीवी पे समाचार भेजने लगते हैं कि भाई अगले 2 दिन मौसम खराब रहेगा। ठीक है, आंधी तूफान आएगा, भयंकर तूफान आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए वायुमंडलीय दाब को किससे नापा जाता है, बैरोमीटर से। द्रव दाब को किससे नापा जाता है, तो मैनोमीटर से। साधारण द्रव दाब को किससे नापा जाता है, तो पीजोमीटर की सहायता से। ठीक है, अब देखिए जो वायुमंडलीय दाब है, मतलब जो बैरोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को नापता है। तो जो वायुमंडलीय दाब आता है उसी को हम लोग कहेंगे क्या, एटीएम या एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब। और इसको जनरली किससे नापा जाता है, किसमें नापा जाता है, सॉरी किसमें नापा जाता है, तो ये नापा जाता है देखिए पास्कल में। इसकी एसआई यूनिट पूछी जाती है आपसे कि एसआई यूनिट क्या है, तो पास्कल है। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए किलो, किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, 1 किलो मतलब 1000। मतलब जब हम फिजिक्स में बड़े या छोटे मात्रक लेते हैं ना, तो वहां पर किलो का मतलब 1000 समझते हैं। 1000 मतलब देखिए यहाँ पे छोड़िए वो सब, एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो देखिए इतना, अब गुणे इसमें 1000 कर लीजिए, मतलब 101.325 गुणे 10 के घाते 3 या 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम किलो को हटा दें तो हम किलो को जब हटा दिए तो क्या लगा दिए, 10 के घाते 3, या इसी 10 के घाते 3 को हम क्या कह सकते हैं, 1000 कह सकते हैं। तो हमारा हो गया एक वायुमंडलीय दाब बराबर 101.325 गुणे 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर हम इसी को कह सकते हैं कि 101.325 गुणे 10 के घाते 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका मतलब होता है किलो, तब हम यहाँ लगा दिए किलो। अब ये हो गया एक वायुमंडलीय दाब बराबर 101.325 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। या फिर हम देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ना पास्कल कहते हैं। जब पास्कल कहेंगे तब एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना हो जाएगा, अगर पास्कल में पूछा जाएगा तो 101.325 किलो पास्कल। अगर हम पास्कल में केवल बताना है हमको, तब हम यहाँ पे 10 के घाते 3 लगा देंगे। कहाँ पे,
किलो के जगह पे। तो इस तरह से ये रिलेशन आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए आपको कि वायुमंडलीय दाब को और क्या कहते हैं, तो दूसरा नाम है इसका बैरोमेट्रिक दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमेट्रिक दाब भी कहते हैं। आगे देखिए, अब हमारी बात आ गई क्या, दाब के अन्य मात्रक क्या हैं। जैसे सीजीएस सिस्टम में अगर आपसे पूछा जाए, सीजीएस सिस्टम में अगर आपसे पूछा जाए कि दाब के मात्रक क्या होते हैं, तो दाब के मात्रक देखिए बार भी होता है और टार भी होता है। ठीक है, बार थोड़ा सा बड़ा मात्रक है, टार थोड़ा और बड़ा मात्रक है। ठीक है, तो दाब के अन्य मात्रक कौन कौन से हैं, बार और टार। अब देखिए बात करते हैं कि अब तक आप जो पढ़े होंगे कक्षा 9 में या 10 में पढ़े होंगे, तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर अगर पारे के रेफरेंस में लेते हैं तो देखिए 760 मीटर ऊंचाई तक पारा चढ़ता है। मतलब एक वायुमंडलीय दाब बराबर सिंपली आप कह सकते हैं पारे के संदर्भ में कि 760 mm होता है। अगर वहीं पर पानी के रेफरेंस में बोलें कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना मीटर होता है, तो देखिए 10.3 मीटर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों मात्रक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों राशियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखिएगा फार्मूला। ठीक है, आगे देखिए आयतन की बात करते हैं। आयतन जनरली गैसों का होता है। चूंकि आप इस लेसन में पढ़ रहे हैं द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाओं में गैसीय नियम पढ़े हैं, गैसीय नियम गैसीय अवस्था में आता है, तो गैसों को नापना है। गैसों को नापने का मात्रक क्या होगा, आयतन में मिलीलीटर। ठीक है, गैसों को सामान्यतः किसमें नापा जाएगा, मिलीलीटर में। अगर थोड़ी गैस होगी तो मिलीलीटर में नापिए, अगर ज्यादा गैस है तो उसको लीटर में नापिए। अगर आप छोटे मात्रक में नापना चाह रहे हैं तो डेसीमीटर में नापिए, और सेंटीमीटर में नापिए, मिलीलीटर में नापिए, मीटर में नापिए अगर ज्यादा मात्रा में है तो। अब देखिए चूंकि आयतन की बात है, आयतन है तो आयतन आप जिस बर्तन में लेते हैं ना, गैस को लें, द्रव को लें, अगर किसी बर्तन में लेंगे तो इस बर्तन में क्या होगा, लंबाई होगा, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, ठीक है, या गहराई कह सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक बर्तन बन गया, ठीक है, और इस बर्तन की लंबाई मान लेते हैं कितनी है, यल है। इस बर्तन की चौड़ाई मान लेते हैं, ये ऊंचाई मान लेते हैं कितनी, यच है, और इस बर्तन की ये चौड़ाई मान लेते हैं कितनी है, बी है। ठीक है, तो मतलब अगर इस लंबाई को हम ले लें 1 ml और इसको ले लें 1 ml और इस ऊंचाई को भी ले लें ml में, तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर आयतन आता है। तब हम इसको कहते हैं क्या, मिलीलीटर गुणे मिलीलीटर गुणे मिलीलीटर। मतलब तब ये हो जाता है मिलीलीटर के घाते 3, मतलब हम बोलते हैं घन मिलीलीटर। अगर इसी को हम ले लें, इस लंबाई को ले लें डेसीमीटर में, डेसीमीटर, यहाँ भी ले लें डेसीमीटर और यहाँ भी ले लें डेसीमीटर, तो आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे आयतन ये घन जैसा है, घन हो या घनाभ हो, अगर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर मिलीमीटर में है तो घन मिलीलीटर में आंसर आएगा। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डेसीमीटर में है तो घन डेसीमीटर में आंसर आएगा। अगर इसका ये मीटर में है, तीनों पैरामीटर्स या तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तब आपको घन मीटर में आंसर आपको मिल जाएगा, किसका, आयतन का। अब दोस्तों देखिए जनरली क्या यूज करते हैं, 1 लीटर में बोलते हैं चाहे मिलीलीटर में बोलते हैं, गैसों का आयतन या तो मिलीलीटर में बोलिए या तो लीटर में बोलिए। अगर लीटर मिलीलीटर में रिलेशन पूछा जाएगा, संबंध पूछा जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर या फिर 10 के घाते 3 मिलीलीटर। और ठीक है, तो इस तरह से पूरा रिलेशन आपको समझा दिया गया है। आशा करते हैं पूरा रिलेशन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या फिर और भी पहले की वीडियो पसंद आई है और आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अगर चैनल पर पहली बार है। अगर सब्सक्राइब पहले से कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको ये सारी वीडियो समय समय पर मिलती रहेंगी, जैसे वीडियो बनेंगी वैसे आपके पास पहुंचेंगी। तो दोस्तों आशा करते हैं ये सब वीडियो समझ में आई होगी आपको। अगर पहले की वीडियो आप नहीं देखें तो पहले की वीडियो जरूर देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और सारी वीडियो को बेसिक से लेके समझाने की कोशिश किया गया है सारी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि इस लॉकडाउन टाइम में या फिर जो पढ़ाई आपकी पीछे जा रही है किसी कारणवश, चाहे कोरोना कारणवश, चाहे किसी भी तरीके से, तो उसको थोड़ा सा आप मैनेज करिए और उसको मेंटेन करने के लिए आप इस वीडियो को भी शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आपका दिन शुभ हो।